दोस्तों, पिछली कई सदियों में इस पृथ्वी पर कई सारे साम्राज्य स्थापित हुए हैं, जिनमें से कुछ साम्राज्य ताकतवर तो थे, ऐसे भी साम्राज्य थे जो पावरफुल थे, लेकिन इनके बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही साम्राज्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन कुछ नाम आप आज की इस वीडियो में पहली बार सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द सी पीपल। सी पीपल एक तरह का सिविलाइजेशन था जो ब्रॉन्ज एज के दौरान इस धरती पर एग्जिस्ट करता था। पर आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमय सिविलाइजेशंस में से एक था। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बारे में आज तक किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। इनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को तब पता लगा था जब इजिप्ट में मौजूद टैनिस नाम की सिटी से एक पत्थर खोजा गया था, जिस पर एक इंस्क्रिप्शन मौजूद था। दरअसल उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि सी पीपल एक तरह के लोग थे जो समुद्र से अपने जहाजों के साथ आते थे और समुद्र में ही वापस लौट जाते थे। इसके साथ ही उस पर लिखा हुआ था कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते थे और इनके सामने आने वाले हर इंसान को वो मौत की घाट उतार देते थे। ये इंसान अपनी बोट्स के साथ मेडिटेरेनियन में सफर कर हर कोस्ट पर बसी हुई सिटीज को अपना टारगेट बनाते थे। ये सच में एक बहुत पावरफुल सिविलाइजेशन थी। नंबर 9, बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन एम्पायर दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर में से एक था, जिसको कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि बाइजेंटाइन एम्पायर और ईस्ट रोमन एम्पायर, जो रोम के समय का एम्पायर है। दरअसल इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि रोमन एम्पायर सबसे पहले एक ग्रीक की कॉलोनी से शुरू हुआ था और उसके बाद यहाँ रोम के पहले एम्पायर की स्थापना हुई थी, जिसके राजा कॉन्स्टेंटाइन I थे, जो 330 एडी तक रोम के राजा थे। इस दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य को इतना ज्यादा बना लिया था कि उसकी बॉर्डर सदर्न इजिप्ट से लेकर सीरियन डेजर्ट तक फैल गए। पर इसके बाद जैसे ही रोमन एम्पायर टूटा, वैसे ही बाइजेंटाइन ने पूरे पर कब्जा कर लिया और 1453 में ऑटोमन एम्पायर के आने तक इन्होंने इस पर पूरा राज किया। इसी कारण से ये सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर सिविलाइजेशंस में से एक था और आज ये हमारी वीडियो में शामिल है। नंबर 8, एंशिएंट इजिप्ट। ये बात हाल ही में सभी के सामने निकल कर आई है कि जो स्फिंक्स इजिप्ट में मौजूद है, वो सभी आर्कियोलॉजिस्ट के लगाए गए अंदाजे से भी 2 गुना ज्यादा पुराने हैं। आपको बता दें कि आज से पहले तक ये अंदाजा लगाया जाता था कि ये ग्रेट स्फिंक्स आज से 4500 साल पुराने हैं, लेकिन हाल ही में एक नई रिसर्च से ये सामने निकल कर आया है कि ये स्फिंक्स 7000 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि स्फिंक्स एक तरह के स्टैचू हैं, जिन्हें लाइमस्टोन पर कार्व किया गया था। ये करीब 240 फीट ऊंचे हैं, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन अगर इस स्टैचू को ध्यान से देखा जाए तो इसके कुछ हिस्से पानी के कारण डैमेज हुए हैं, और इजिप्ट में वर्षा कितनी कम होती है ये तो आप सभी जानते ही हैं। यानी कि ये बाइबल में बताए गए ग्रेट फ्लड के कारण डैमेज हुआ था। पर अगर ऐसा है तो इसे एक प्री फ्लड सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, न कि एंशिएंट इजिप्शियन के द्वारा। हालांकि इसके ऊपर साइंटिस्ट की रिसर्च जारी है। नंबर 7, द हंस। हंस एक ऐसा एम्पायर था जो बाकी सभी प्राचीन समय के एम्पायर से काफी ज्यादा अलग था, और इसके डिफरेंट होने के पीछे का कारण केवल इतना था कि ना ही इस एम्पायर के पास खजाना था और ना ही इन्होंने किसी सिटी या मॉन्यूमेंट का निर्माण किया था। इसके साथ अगर इनके रिलीजन की बात करें तो उसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये भी द सी पीपल की तरह एक नोमैडिक ट्राइब थी, जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। हिस्टोरियंस के माने तो उनका कहना है कि ये एक तरह का ग्रुप था जिसके लोग घोड़ों पर सवार होकर आते थे, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक हिस्ट्री में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आखिर ये हंस कहां से आते थे और कहां विलुप्त हो गए। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जिस तरह सी पीपल ने ईस्ट में रोमन एम्पायर को तबाह किया था, ठीक उसी तरह इनका भी 4th सेंचुरी में रोमन एम्पायर को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान था। ये सच में एक ताकतवर ग्रुप, सिविलाइजेशन या कहे एम्पायर था। नंबर 6, द वॉरिंग स्टेट्स ऑफ जापान। दोस्तों, जापान के फ्यूडल में एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर का राज था। इस बात का जिक्र जापान की प्राचीन हिस्ट्री की किताबों में साफ तौर पर किया गया है। आपको बता दें कि ये वही एज थी जब समुराई और शोगुन जैसे योद्धा युद्ध में भाग लेते थे। समुराई फाइटर्स की बात करें तो ये वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के समय यानी कि 1400 से लेकर 1600 तक जापान में ही मौजूद थे।
पर अगर आप जापान के इतिहास की ओर देखें तो आपको बता दें कि जापान में सबसे ताकतवर एम्पायर टेंट गवर्नमेंट थी, जिसकी शुरुआत साल 1185 में हुई थी और यही वॉरिंग स्टेट एज थी। वॉरिंग स्टेट एज के योद्धा कितने ज्यादा ताकतवर थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब साल 1271 और 1281 में मंगोल इन्वेडर्स ने जापान में कब्जा करने की कोशिश की थी, तब इसी दौरान इन्होंने 30,000 सैनिकों को खो दिया था, जो वाकई एक अद्भुत ताकत का प्रदर्शन था। नंबर 5, द मैकेडोनियन एम्पायर। रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया को साल 1991 में बनाया गया था, पर इसका इतिहास बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक समय पर मैकेडोनियन एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। आपको बता दें कि मैकेडोनियन एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर एम्पायर था, और इसके क्रेडिट की बात करें तो इसका सारा क्रेडिट अलेक्जेंडर द ग्रेट को जाता है, जो फिलिप II के बेटे थे। विश्व में कब्जा करने की शुरुआत अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता फिलिप II ने एथेंस, स्पार्टा और थीब्स जैसी जगहों को जीत कर किया था। इसके साथ ही उनके पिता ने काफी ज्यादा सेना एकत्र कर ली थी और विश्व को जीतने का सपना देखा था, लेकिन वो इस सपने को पूरा न कर सके, पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जरूर उनके सपने को पूरा किया। इसी कारण से मैकेडोनियन एम्पायर को अब तक सबसे महत्वपूर्ण एम्परर माना जाता है। नंबर 4, द हान डायनेस्टी। हान डायनेस्टी चाइना के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था, जिसने 206 बीसी से लेकर 220 एडी तक पूरे चाइना पर राज किया था। वैसे तो ये चाइना पर रूल करने वाली दूसरी सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, लेकिन इसका पहली डायनेस्टी से ज्यादा इफेक्ट चाइना पर पड़ा। हान डायनेस्टी ही वो डायनेस्टी थी जिसने सिल्क राउट को यूरोप से जोड़ा था, जिसके बाद चाइना में फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, आर्ट का रेवोल्यूशन हुआ और एक बहुत महत्वपूर्ण इन्वेंशन यानी पेपर का इन्वेंशन भी हुआ था। इस डायनेस्टी की शुरुआत क्विन एम्पायर के बीच हुई एक क्रांति यानी कि रिवोल्ट था, और उसके बाद करीब 400 सालों तक इन्होंने बराबर चाइना पर राज किया। नंबर 3, द फर्स्ट पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर भी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विशाल एम्परर में से एक थे, जिसकी शुरुआत 550 बीसी में साइरस द ग्रेट के द्वारा की गई थी। इसकी ताकत का अंदाजा आप इतने से ही लगा लीजिए कि इनका ये एम्पायर इजिप्ट से लेकर एशिया के नॉर्दर्न इंडिया तक फैला हुआ था। पर इनके अंत की बात करें तो इसके अंत की शुरुआत लिडियंस को तबाह करने के साथ ही गई थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये इजिप्शियंस और बेबीलोनियंस पीपल थे जो इनके अंडर में रहते थे। इसके बाद 559 बीसी में बेबीलोनियन एम्पायर ने पर्शिया पर अटैक किया, लेकिन इससे उन्हें थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ। पर जब ग्रीस की शुरुआत हुई तब पर्शियन ने ग्रीस पर हमला किया और वो सफल नहीं हो पाए, जिस कारण से वो पूरी तरह तबाह हो गए। नंबर 2, द विसिगॉथ्स। दोस्तों, सी पीपल और हंस की तरह ही गॉथ्स के बारे में भी कोई नहीं जानता कि आखिर ये कहां से आए थे, पर छोटी मोटी जगहों पर कब्जा करने के बाद गॉथ्स 2 हिस्सों में टूट गए थे। इनमें से पहले थे विसिगॉथ्स, जो कि एक वेस्टर्न ट्राइब बने, और दूसरे थे द ऑस्ट्रोगॉथ्स, जो ईस्टर्न ट्राइब के रूप में टूट गए। जिसके बाद हंस की तरह ही इन्होंने भी रोमन एम्पायर को ही अपना शिकार बनाया और 376 में रोमन एम्पायर को इन्वेड करना शुरू किया। जिसके बाद 378 में हुए एड्रियानोपल के युद्ध में इन्होंने रोमन एम्पायर को तबाह कर दिया, और तो और इन्होंने 410 एडी में रोम की जमीन तक को जला डाला। जिसके बाद विसिगॉथ्स ने स्पेन और पोर्चुगल में अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया। नंबर 1, द कैलिफेट। दोस्तों, इस एम्पायर की शुरुआत हजरत मोहम्मद साहब के मरने के साथ हुई थी, जिसके लीडर्स उमैयद कैलिफेट थे, जिनका परिवार मक्का से जुड़ा हुआ था। जब से उमैयद लीडर बने थे तभी से द कैलिफेट ने अपना विकास करना शुरू किया था। आपको बता दें कि इन्होंने स्वयं राज करने के दौरान 1 करोड़ 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया था। हाँ, एक और बात जो शायद आपको चौंका कर रख देगी वो ये थी कि इस दौरान इनसे कुल 62 मिलियन लोग जुड़े हुए थे, यानी कि उमैयद पूरी पृथ्वी की 29% पॉपुलेशन पर राज किया करते थे। पर इसके बाद 744 से 747 के बीच हुए वर्ल्ड वॉर ने उमैयद को कमजोर बना दिया, जिसके बाद 750 ईस्वी में अब्बासी रेवोल्यूशन के द्वारा इनके साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।